हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे बात क्लास 12 फिज़िक्स जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। उसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तो आज हम बात करेंगे उसका सेकंड पार्ट जो है उसकी। तो टॉपिक्स क्या कवर होने वाले हैं मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ऑल्टरनेटिंग करंट की सिंपल बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। हमने ये डिस्कस किया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। एंड आफ्टर दैट हम ये बात करेंगे कि जब हम डिफरेंट सर्किट्स को, जैसे रजिस्टर हो हमारे पास, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, जब हम उनको एसी सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है उनके साथ। तो हम यानी ये वाला जो टॉपिक है ये डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये हमें पता होगा तभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है एलसीआर सर्किट और जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनको डायरेक्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। जो जैसे इस पेज पे अगर आप देखें तो ये स्लाइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका यूज है आपका आगे। तो आपको पता है भी जो भी जो अल्टरनेटिंग करंट है या वोल्टेज है, हम उनको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आपको पता है कि इसके साथ प्लस माइनस में हम फाइव भी लिख सकते हैं अगर कुछ फेज हो तो, इनिशियल फेज हो तो ये जो साइन के साथ ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है बच्चों, ये इसको कहा जाता है फेज। क्या कहा जाता है बच्चों? फेज। तो यानी ये करंट का फेज है, क्योंकि फेज ही हमें बताता है कि करंट की वैल्यू किस इंस्टेंट पे कितनी है। ओके। और ये जो फेज है बच्चों, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बिकॉज एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। बट हाँ, यूनिट की बात करें तो ऐसा ही सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं तो रेडियन में इसकी वैल्यू हो सकती है। अब बच्चों इसके अंदर भी ये जो ओमेगा टी तुम देख रहे हो, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस फेज, क्योंकि इसमें टाइम की टर्म आ रही है। जिस टाइम की तुम वैल्यू पुट करोगे उस टाइम का फेज आएगा। और ये जो फाई तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, या इसको फेज कांस्टेंट बोल सकते हैं। एक फिक्स वैल्यू होती है ये। अब आपको पता है मोर देन 70% चांसेस हैं कि इस चैप्टर में आपको इस फाइव की वैल्यू जीरो मिले। हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है जो हमें क्लियर होना चाहिए, जो है वो है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस होता क्या है? जब दो अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटीज को, जैसे मैंने लेटर से दो करंट रिप्रेजेंट किए, एक को मैंने I1 लिखा, एक को मैंने I2 लिखा। I1 की वैल्यू मैंने लिखी आई नोट साइन ओमेगा टी, और प्लस में कुछ नहीं लगाया। लेकिन मैंने दूसरे को जब लिखा उसमें लिखा आई नोट साइन ओमेगा टी, और मैंने माइनस पाई बाय टू कर दिया। मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिखा है बच्चों, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है? इसका इनिशियल फेज जीरो है, लेकिन इसका इनिशियल फेज पाई बाय टू है। अब ये दोनों अलग अलग ऑल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले का फेज ये है, दूसरे का फेज ये है। और अगर आपसे मैं बोलूं बच्चों बताओ इनके फेज का डिफरेंस कितना है, जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है फेज डिफरेंस निकालना। क्या करेंगे भाई? इसका फेज, पहले वाले का फेज जो है, अगर मैं इसको फाइव वन बोल दूं इस चीज को, ठीक है, इसको मैं फाइव वन बोल दूं पूरे को, और इसको मैं बोल देता हूँ फाइव टू। तो आपने क्या करना है? सिंपली फाइव वन में से फाइव टू माइनस कर दो। तो ओमेगा टी में से माइनस किया किसको? ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू को। तो आप बच्चों सोल्व करिए, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होके आपके पास आ जाएगा पाई बाय टू। तो कुल मिला के पता लगा कि ये जो दोनों करंट है I1 I2, ये सेम फेज में नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ फेज डिफरेंस मिल रहा है। और कितना फेज डिफरेंस मिल रहा है आपको? पाई बाय टू। अच्छा, ये प्लस आया माइनस आया? ये तो पॉजिटिव आया। और कब आया? जब मैंने फाइव वन में से फाइव टू माइनस किया, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया। तो मैं बोल सकता हूं कि जो I1 है ये I2 से आगे है। कितना आगे है? पाई बाय टू फेज से। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो I2 है वो पीछे है, किससे? I1 से। और कितने से? पाई बाय टू फेज से। ये हुआ मैथमेटिकली मुझे आइडिया लगा फेज का। ग्राफिकली भी इसको समझ सकते हैं। तो उसको समझने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं बच्चों, ध्यान रखना। जो पूरा साइकिल होता है, जैसे ये पूरा साइकिल है, अगर मैं साइन का यूज करूं, क्योंकि मैं यहाँ तो साइन की बात कर रहा हूँ, अगर कोस की बात कर रहा होता तो मैं ग्राफ कुछ इस तरह से यूज करता, ठीक है, ये वाला। तो ये जो पूरा साइकिल है बच्चों, हमेशा इसको कंपेयर करना है अपने टू पाई के साथ, या जिसको मैं बोलता हूँ 360 डिग्री के साथ। और वहीं आपके पास अगर हाफ साइकिल है, इतना सा पार्ट है, तो ये होता है आपका पाई, या जिसको मैं 180 डिग्री बोल देता हूँ। और अगर आपके पास इसका वन क्वार्टर पार्ट है साइकिल का, तो ये आपका पाई बाय टू या 90 डिग्री को इंटीग्रेट करता है। अब अगर ऐसा है
तो मुझे ये पता लगा I1 I2 जो दोनों है ना बच्चों, उनका फेज डिफरेंस है पाई/2 का, और I1 आगे है I2 से, तो इसको ग्राफ से दिखाऊं तो आपको शायद ज्यादा बेटर पता लगेगा कि क्या मीनिंग है इस फेज डिफरेंस का। ठीक है, मैं दोनों को सेम ग्राफ पे दिखाता हूँ, दोनों मीन्स I1 I2 को। अच्छा, मैंने एक बार एग्जांपल के लिए मान लिया पीक वैल्यू दोनों की सेम है। अच्छा, सेम नहीं, अलग अलग मान लेते हैं क्योंकि ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेट अस से इसको मैं I10 लिख देता हूँ, इसको मैं 20 लिख देता हूँ, ये दोनों की पीक वैल्यू है। और मैंने लेट किया, मान लो I जो 10 है वो ज़्यादा है किससे, 20 से। कोई और भी सिंबल दे सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको A भी दे सकते हो, इसको B भी दे सकते हो, कंफ्यूज ना हो। तो इसको IA और इसको मैं IB बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने माना एम्पलीट्यूड जो पहली वेव का ज़्यादा है। अब दोनों को सेम ग्राफ में दिखाना है, तो चलो मैं पहले का ग्राफ बनाता हूँ, सिंपल I1 का। तो ग्राफ साइन का होना चाहिए, ठीक है, और ओमेगा टी है, कोई इनिशियल फेज नहीं है, तो 0 से स्टार्ट करना है। तो जो नॉर्मल हम ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने इस तरह से चुपचाप जो है ग्राफ बना लिया। और ये जो ग्राफ बनाया, ये किसके लिए बनाया, ये मैंने I1 के लिए बनाया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बच्चों क्या है, I1, और ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, जिसको मैं IA से लिख रहा हूँ। ओके सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सेम ग्राफ में मुझे I2 को दिखाना है। I2 को कैसे दिखाएं सर, क्योंकि इसमें तो ओमेगा टी -π/2 है, -π/2 मतलब इसमें आधा साइकिल कम है, आधा या उससे क्वार्टर, 1/4, क्योंकि 90 1/4 साइकिल को इंडिकेट कर रहा है, और इसमें माइनस है, तो मतलब क्या करो, इतना 1/4 साइकिल कम कर दो। अब अगर इस वेव में मैं 1/4 निकालूं तो शायद इतना इतना पोर्शन मुझे कम करना पड़ेगा। अगर मैं इतना कम कर दूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से बनेगा ग्राफ। तो इसका मतलब दूसरे का ग्राफ मुझे पीक वैल्यू से स्टार्ट करना है, और उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, आपको पता है। तो इस तरह से ग्राफ उसका सेम अगर मुझे दिखाना है, इसके अंदर ग्राफ बन गया। अब ये जो वैल्यू है, ये आपकी IB की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता ये ग्राफ बनेगा। अब सोचो, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो इसका 1/4 पार्ट इधर आया ना, तो मतलब पूरे में से 1/4 ही तो गायब है, क्योंकि यह -π/2 है। अच्छा, अगर यह -π होता तो बताओ ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, तो आप ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से बच्चों 0 से, क्योंकि आधा साइकिल आपको गायब करना था। और इस ग्राफ से एक और सबसे बेस्ट आइडिया लग रहा है आपको, जो वो ये लग रहा है कि भाई अगर जिस टाइम पे करंट हमारा मैक्सिमम है, वोल्टेज हमारा 0 है, करंट की वैल्यू हमारी 0 हो गई, लेकिन वोल्टेज हमारा सॉरी, दोनों करंट ही तो है। अच्छा, ग्राफ से आपको एक और आइडिया मिल रहा है कि भाई देखो, जब हमारा करंट जो I2, ये रेड वाली लाइन I2 के लिए है ना, जब हमारा I2 मैक्सिमम है तब हमारा I1 0 है, और जब हमारा I2 0 हो गया, I1 मैक्सिमम हो गया, I2 हमारा दूसरी तरफ मैक्सिमम हो गया, लेकिन I1 हमारा 0 हो गया। तो π/2 फेज डिफरेंस आने का मतलब ही यही है कि अगर हम बात करें दोनों के करंट की वैल्यूज की, तो दोनों करंट की वैल्यू सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, 0 होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेज डिफरेंस आने का मतलब ही यही होता है कि भाई ये आगे पीछे हैं इनकी वैल्यूज, ये इसका मीनिंग होता है। ये जो पूरा पेज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जो टर्म्स मैंने सिखाई हैं ये तुम्हें आगे टॉपिक्स में काम आएगी। ओके, देन एक टर्म है फेजर डायग्राम। मुझे पता है जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी है, चाहे वो करंट है चाहे वो वोल्टेज है, अब उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो क्या करते हैं बच्चों, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, जिसको हम फेजर डायग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फेजर डायग्राम। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये डायग्राम हमें बनाने होंगे आगे वाले टॉपिक्स के अंदर। अब फेजर डायग्राम बनाते कैसे बच्चों, अब देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने क्या करना है बच्चों, एक बड़ा सारा प्लस बना लेना है, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट यूज हो सकते हैं। अभी इन दोनों एग्जांपल में तो आप देखो दो हो रहे हैं, तो एक क्वाड्रेंट ये है आपका, बाकी क्वाड्रेंट इस तरह से बन जाते हैं। अब जो भी हमारी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसको हम इसमें दिखाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ही हम उसको बनाते हैं, और जब हम इसमें बनाते हैं बच्चों, तो एक लाइन की हेल्प से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसपे ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, ये जो इस लाइन की लेंथ है पूरी, ये उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। लेटर से मुझे रिप्रेजेंट करना है I = I0 साइन ओमेगा टी को। तो अब देखो यहाँ पर ये जो I0 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये जो पूरी लेंथ है ये I0 को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ वर्टिकल पे, प्रोजेक्शन मतलब इसका कंपोनेंट लेता हूँ ये वाला वर्टिकल एक्सिस पे, ये तो ये जो कंपोनेंट है बच्चों, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई को रिप्रेजेंट करता है। किसको, आई को। आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं भाई, ये क्या है हमारा I0 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी होता है जो एंगल, तो ये जो एंगल है बच्चों ये हमारा थीटा, या जिसको मैं ओमेगा टी लिखता हूँ ये। ठीक है, तो इस तरह से फेजर डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इनको। और अगर मान लीजिए कोई एंगल यहाँ पर
प्लस में होता कुछ एंगल तो हम इससे इतना आगे दिखाते, और अगर माइनस होता तो मैं इसे नीचे दिखा सकता हूं। जनरली हम इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये मेन डायरेक्शन है, जब भी एंगल मेजर करना हो इसमें प्लस तो ऊपर, माइनस तो नीचे की तरफ। सेम डायग्राम में हम दो चीजें भी दिखा सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल पढ़ा, तो आई वन आई टू आपको पता है, तो मैं आई वन आई टू की जल्दी से एक बार दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ। मुझे पता है आई वन है हमारा आई ए साइन ओमेगा टी, और हमारा जो आई टू था वो कितना था, वो था हमारा आई बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अगर मैं इन दोनों को सेम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो बहुत ईजी है। एक ऐसे बड़ा सारा मैंने प्लस बनाया, ठीक है, और मुझे क्या करने हैं, एरोज बनाने हैं। अब दो करंट है, दोनों का बना लेता हूँ, पहले आई वन का बनाता हूँ। तो ये मान लीजिए हमारा आई वन हो गया, और इसको मैं लिख देता हूँ, ये उसका एम्पलीट्यूड है आई ए, और अगर मैं इसका जो प्रोजेक्शन लेता हूँ बच्चों, ये वाला, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हमारा क्या हुआ, आई वन, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये जो एंगल है ये है ओमेगा टी। अच्छा, इसको तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें आई टू को दिखाना है सेम डायग्राम में। अब आई टू में देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है, तो इससे 90 डिग्री एंगल कम। अब 90 डिग्री एंगल कब कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होता तो प्लस, नीचे माइनस, तो इससे 90 डिग्री नीचे की तरफ हमें लेना है, तो शायद 90 डिग्री नीचे, तो भाई यही एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री मतलब पाई बाय टू, या आप इसको 90 लिख दो। तो मुझे जो एरो बनाना है बच्चों वो नीचे की तरफ एरो बनाना है। अब लेंथ उसके बराबर रखनी है, उससे कम रखनी है। तो देखो आई बी मैं मैग्नीट्यूड वाइज कम लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा दिखा देता हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा आई बी, और लेकिन अगर मैं इसका प्रोजेक्शन अगर यहाँ पर बनाता हूँ, तो ये जो प्रोजेक्शन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आई टू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। देखो एक ही डायग्राम में दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो चलो एग्जांपल के लिए मैंने दोनों करंट को रिप्रेजेंट किया, आप वोल्टेज करंट को, वोल्टेज वोल्टेज को डायग्राम्स में किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए, रोटेशन इनका एंटी क्लॉकवाइज होता है, मैंने आपको बता दिया। लेंथ जो है फेजर की वो एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करती है, मैक्सिमम वैल्यू को, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया। जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो और आपको क्या मिलता है, कुछ फेज डिफरेंस मिलता है, तो उस फेज डिफरेंस से आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन आगे है या कौन पीछे। जैसे थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल मैंने आई वन आई टू का लिया, तो इसमें आपने देखा था आई वन को हमने लिखा था आई ए साइन ओमेगा टी, और हमने इसको लिखा था आई बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और जब मैंने इनका फेज डिफरेंस निकाला था, ठीक है, फेज डिफरेंस, तो वो मुझे आया था प्लस का पाई बाय टू। तो मैंने आई वन वाले में से आई टू माइनस किया था, तो प्लस आने का मतलब भी आई वन आगे है, आई वन इज लैगिंग बिहाइंड आई टू, सॉरी सॉरी, आई वन इज लीडिंग आई टू बाय पाई बाय टू, या फिर बोल सकते हो आई टू इज लैगिंग बिहाइंड आई वन बाय पाई बाय टू, इसका मतलब है। और ग्राफिकली मुझे पता है आप दिखा सकते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। ओके, अब हम मेन इस वीडियो के जो पार्ट का जो मेन मकसद है, ये जो वीडियो अभी अपलोड किया, इससे पहले जो 10 मिनट मैंने आपको कहा, तो वो सिर्फ बेसिक्स था इन सबको करने के लिए, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि भी हमारे पास जो तीन मेन सर्किट्स होते हैं, हमारे पास तीन मेन चीज़ें होती हैं, जो रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ठीक है। इसको मैं एल से लिखता हूँ, इसका सी से लिखता हूँ। ये तीन हमारे पास ऐसे सर्किट हैं, हम तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई अगर मैं इसको एक ऑल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट कर दूं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है बच्चों, ठीक है, इस तरह से। डीसी का तो सिंपल बैटरी होता है, लेकिन एसी का ही होता है। इससे कनेक्ट करूं, और इसी तरह से एक इंडक्टर को मैं एसी से कनेक्ट करूं, और अगर मैं एक कैपेसिटर को एसी से कनेक्ट करूं, तो क्या इनकी फंक्शनिंग में कोई चेंज आएगा। जैसे पहले ये डीसी के साथ फंक्शंस करते थे, वैसा ही होगा, कुछ अलग आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अलग ही मिलने वाला है। तो इन चीजों को इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब कुछ पैटर्न आपको कॉमन मिलने वाला है, तीनों में जो सेम करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या डिस्कशन होगा, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। जब हम इन तीनों को इंडिविजुअल सर्किट्स को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आपको जो है वो वी गिवन रहेगा, मतलब हम वी अप्लाई करेंगे, और हम आई को कैलकुलेट करेंगे। तीनों के अंदर हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमारा जो काम रहेगा, हम फिर क्या करेंगे, वी एंड आई दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता लगेगा इनका फेज डिफरेंस अगर है या नहीं, ये पता लगेगा। दूसरा नहीं, मैं तीसरा बोलूंगा, तो हम बनाएंगे वी एंड आई का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ किस किस तरीके से बनाएंगे, ग्राफ मीन्स हम इसका फेजर बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे, और हम इसका जो है वेव वाला डायग्राम भी बनाएंगे, वेव डायग्राम।
चौथे नंबर पे बच्चों हम क्या करेंगे, इन सर्किट में हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, इसको रेजिस्टेंस को। और पांचवें नंबर पे हम क्या निकालेंगे, इनके अंदर एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो ये 5-6 काम जो मैंने यहाँ लिखे, 5 लिखे, ये पांचों काम हमने तीनों डिवाइसेस के लिए पढ़ना है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। कॉमन चीजें आप जब देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अगर मैं बात करूं कि एक एसी वोल्टेज को मैंने अप्लाई कर दिया एक प्योर रजिस्टर पे। प्योर रजिस्टर्स का मतलब बच्चों यहाँ ये है कि इसका रेजिस्टेंस है, हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं। अगर इस वायर का अपना कुछ एल है या इसका कुछ कैपेसिटेंस है तो मैं उसको जीरो लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो वायर का पीस है ये कुछ इंडक्टेंस शो नहीं करेगा, ना ही ये कोई चार्ज स्टोर करता, ठीक है, ये कंसीडर करके चल रहे हैं। फिर हमने क्या किया, उस रजिस्टर को एसी से जोड़ दिया। ये एसी सोर्स का आपको पता है पहचान है। अब करंट की डायरेक्शन ना शो करो क्योंकि वो तो वेरी कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटर से किसी इंस्टेंट पे करंट आई जा रहा है। लेकिन ये करंट जाएगा कब, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो V जो है वो हमारी वोल्टेज अप्लाइड, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ V नोट साइन ओमेगा टी। तो हमें ये गिवन है, हमने इतना वोल्टेज इसको दिया है। तो ये लिख लेते हैं कि कार नाम का रेजिस्टेंस है, हमने इसी सोर्स से जोड़ दिया जिसकी वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी। और मान लो उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है I। अब एक और पार्ट तीनों में कॉमन मैं आपको पहले बता देता हूं। जब हम V हमें गिवन होगा, हम I कैलकुलेट करेंगे कैसे। अब देखो कि सर्किट में दो चीजें लगी हैं, तो आप या तो किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगा सकते हो, लूप रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जितना वोल्टेज इसने दिया उतना उस इंडक्टर को या कैपेसिटर को या रेजिस्टर को मिल रहा है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है हम उसको I मल्टीप्लाई बाई आर से लिखते हैं। एक इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है उसको हम L डी आई बाई डी टी लिखते हैं। और एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो होता है उसको हम Q बाई सी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूले वोल्टेज के होते हैं। और ये वोल्टेज किसके साथ इक्वेट करनी है, हमारी एक्सटर्नल के साथ इक्वेट करनी है, या किरचॉफ का लूप रूल लगा के भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज V है, ये है। लेट अस से किसी इंस्टेंट पे करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, हालांकि वो चेंज होती रहती है आपको पता है, हमने ये मान लिया। अब लूप रूल लगाएं अगर हम, तो V और इधर की तरफ जा रहा हूं तो माइनस आई आर, दोनों का सम जीरो होना चाहिए। V माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर आ गया। तो आप डायरेक्ट भी बच्चों ये यूज कर सकते हैं। अब I की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, I कैलकुलेट करना है तो V को R से डिवाइड करना पड़ेगा। V की वैल्यू मुझे पता है क्या है, V नोट साइन ओमेगा टी। R की वैल्यू एज इट इज है। अब मैंने क्या किया, V नोट बाय R को थोड़ा सा अलग कर दिया और साइन ओमेगा टी मैंने अलग कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। हालांकि यहाँ एक छोटा सा स्टेप है, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो V नोट बाय आर है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, इसको पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं I नोट। तो हमारे पास I जो बना, ये इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं, ये है हमारा I नोट साइन ओमेगा टी। सो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। तो यानी जब हम सर्किट में V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, V नोट साइन ओमेगा टी, तो इतना करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, V नोट बाय आर को I नोट क्यों लिखा, तो मैं उसको एक और तरीके से समझा देता हूँ। देखो ये भी आपका एक्स्ट्रा काम है, ये मत करना, ये डायरेक्ट करना। तो अगर मैं बोल दूं बच्चों की साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए, यानी इस चीज की वैल्यू 1 हो जाए, तो तुम्हें पता है ये 1 वैल्यू, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तो होती है मैक्सिमम वैल्यू, साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम होती है। यानी हमारा जो करंट है उस टाइम पे करंट हो जाता है मैक्सिमम, कब, जब हम साइन की जगह V नोट बाय आर, साइन की जगह 1 पुट कर देते हैं। और मैक्सिमम करंट को ही तो आई नोट लिखते हैं, तो हमारा जो I नोट आया वो V नोट बाय आर आया। हालांकि ये काम नहीं करना, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो करंट आया सर्किट में कितना आया, I नोट साइन ओमेगा टी। देखो पहला स्टेप हमने किया, V अप्लाई कर रखा था, हमने I कैलकुलेट कर लिया, ये पहला स्टेप था। दूसरा, अब हमें इनको कंपेयर करना है, तो मैंने वापस से इक्वेशन लिखी। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V नोट साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन क्या है, I नोट साइन ओमेगा टी। अच्छा, दोनों में साइन साइन दिख रहा है तो कंपेयर करना इजी है। इस चीज को आपको पता है फाई 1 बोलते हैं, इसको फाई 2 बोलते हैं। तो इनका डिफरेंस निकालो। तो ओमेगा टी ये हमारा फाई 1 है, माइनस दूसरे में भी ओमेगा टी है, तो भाई कितना आया, 0 आया। तो फेज डिफरेंस हमारे पास आ गया 0। ओके सर, अब इस चीज का मीनिंग क्या है, हम बोलते हैं कि भाई वोल्टेज और जो करंट है वो सेम फेज में है। 0 फेज डिफरेंस का मतलब सेम फेज में। सेम फेज में होने का मतलब क्या है कि भाई जब वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो करंट भी पक्का 0 होगा। जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। मान लो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होकर 0 पे आ रहा है तो करंट भी हमारा डिक्रीज होकर 0 पे आएगा। बिल्कुल डिट्टो ऐसा काम करेंगे, ये मतलब होता है सेम फेज का। देखो तीसरा पॉइंट अब बनाना है हमें, ग्राफ और डायग्राम। तो मैंने इक्वेशन लिख दी हुई और I नोट की। अब
अब इनके एम्पलीट्यूड की बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की, तो जनरली हमें पता है वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, और अगर पीक वैल्यू की टर्म में लिखो तो ऐसे लिख देते हैं हम इसको। तो जनरली वोल्टेज की वैल्यू करंट से ज्यादा होती है, क्योंकि आर कुछ ना कुछ आपका नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होता है, आई नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो वी नोट ऑब्वियस से आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, ऐसा क्यों मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो एम्पलीट्यूड जो है वी नोट का जनरली वोल्टेज वाले ग्राफ का ज्यादा मिलेगा आपको। तो पहले यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ इनका, जो इनका जो वेव वाइज जो ग्राफ है। तो हम सबसे पहले वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ आप देख रहे हो साइन दिख रहा है बच्चों, तो साइन दिख रहा है तो ग्राफ इसका साइन वाला है, और प्लस माइनस कुछ नहीं है, इनिशियल फेज तो जीरो है, तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो साइन वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर की लाइन में, ये हमने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर दिया। और ये चीज आपको पता है वोल्टेज की क्या है बच्चों, पीक वैल्यू है, ठीक है, ये हमें पता है। अब इसी सेम ग्राफ में मुझे करंट को भी दिखाना है, तो करंट के ग्राफ में भी साइन है और इसके साथ भी कोई इनिशियल फेज नहीं है और दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है, तो इसका भी ग्राफ यहीं से स्टार्ट करो, लेकिन वो थोड़ा नीचे होना चाहिए। नीचे क्यों होना चाहिए आप बताओ जरा, क्योंकि ये जो नीचे वाले ग्राफ में है ये एम्पलीट्यूड किसका है बच्चों, ये करंट का है, और करंट का पीक वैल्यू वोल्टेज से कम है, ठीक है। अदरवाइज इसका जीरो तो वोल्टेज का जीरो, करंट का जीरो, वोल्टेज का मैक्सिमम, करंट का मैक्सिमम, अगेन वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, करंट मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों जीरो, दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये मतलब होता है सेम फेज का। मतलब अगर हमने एक रजिस्टर में एसी अप्लाई कर रखा है तो कुछ अलग नहीं होगा, जब वोल्टेज इंक्रीज हो रही होगी तो करंट इंक्रीज हो रहा होगा, वोल्टेज डिक्रीज तो करंट डिक्रीज, एक जैसा काम होगा। अब फेजर डायग्राम मैंने आपको सिखाया था, बड़ा प्लस बनाया, ठीक है। अब पहले वोल्टेज को एक एरो से दिखा देते हैं, तो देखो ये वाला जो एरो तुम्हें दिख रहा है इतना बड़ा, ये वोल्टेज का ही एरो है, ठीक है। और मान लीजिए कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे है हमारे, और ये वोल्टेज की आपकी पीक वैल्यू, और ये अगर इसका आप प्रोजेक्शन लेते हो वोल्टेज का, आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाती है वी, जिसको लिख देते हैं वी नोट साइन ओमेगा टी। सेम डायग्राम में मुझे करंट दिखाना है, तो करंट का भी फेज बच्चों ओमेगा टी है, तो इसी लाइन पे दिखाना है, लेकिन उसका एरो थोड़ा छोटा दिखाना है मुझे, तो ये करंट को मैंने इतने से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमारी करंट की पीक वैल्यू है हमारी, और ये उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है। और ये दोनों का सेम था ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस वाला, तो आपको याद होगा हमने एक जगह लेट किया था आई नोट जो है वो वी नोट बाई आर, और जनरली करंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है बच्चों, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो अगर आप कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, बोले सर इस पे नया क्या है, अरे नया कुछ नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए, हमारा वोल्टेज है, यहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट होना चाहिए, यहाँ करंट है। इसका मतलब रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। इसका मतलब चाहे तुम एक रेजिस्टेंस में एसी पास करो, चाहे तुम पास करो डीसी, उसका जो रेजिस्टेंस है वैसा ही रहता है, वो कुछ अलग बिहेव नहीं करता। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या ये जो रेजिस्टेंस है मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या ये वी नोट बाई आर नोट आगा, दोनों ही फिक्स वैल्यूज है। क्या आर रेजिस्टेंस की वैल्यू एसी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं। इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी या ओमेगा नहीं दिख रहा। हाँ, वोल्टेज और करंट के फॉर्मूले में दोनों में ओमेगा आ रहा है। अब जरा थोड़ा सा इनको डिवाइड करके देखो, अगर मैं यहाँ पीक वैल्यू के टर्म में ना लिख के इंस्टाटेनियस भी लिखूं, तो आप देखोगे इसमें भी साइन आएगा, नीचे वाले में भी साइन ओमेगा टी आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी जो रेजिस्टेंस है उसके फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म ही नहीं है, इट मीन रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अगर आप क्या करो, एक रजिस्टर पे एसी अप्लाई करो और उस फ्रीक्वेंसी को उसकी चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी की पावर जीरो, या रेजिस्टेंस जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की पावर जीरो पे डिपेंड करता है। ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ओके, चलिए ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एवरेज पावर की। अब पावर होता क्या है, कोई भी जो सर्किट है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, किस रेट से कर रहा है उसको पावर बोलते हैं। अब पावर हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, एक रजिस्टर के लिए। तो आपको वैल्यूज पता है, वी की वैल्यू हमारे पास वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट भी हमने कैलकुलेट किया जो आपको पता होगा आई नोट साइन ओमेगा टी, दोनों हमारे पास है। अब पहले निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी, पावर की। वाई, क्योंकि ये करंट हमारे पास इंस्टेंटेनियस है, किसी इंस्टेंट का, वोल्टेज भी किसी इंस्टेंट की है। तो इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। तो मैं यहाँ वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू भी पुट कर दी हमने, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से वी नोट और आई नोट को थोड़ा मैं अलग लिख देता हूँ, साइन मल्टीप्लाई बन के क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
ये है इंस्टेंटेनियस, मुझे इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू। तो मैंने क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाला और वो भी फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो पी एवरेज चाहिए मुझे। एवरेज निकालने के लिए क्या करूँ, इस पी के आजू बाजू में ये सिंबल लगा दो क्योंकि ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होगा। तो अब पी की वैल्यू पुट की, वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये एवरेज का साइन है। अब देखो एवरेज हमेशा उन चीज़ों का निकलता है जो बदल रही हूँ, जो वेरी करे। अब वी नोट आई नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गई। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं ये स्टेप यहाँ भी लिख देता हूँ, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज बचा। और आपको याद हो मैंने ये पहले सिखाया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो, उसका फुल साइकिल के लिए, फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट हाफ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये स्टेप, उसके बाद लिखना वी नोट आई नोट इंटू हाफ। हाफ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ रूट टू, इस तरह से 1/√2 1/√2, एक इसके नीचे लिखा, इसके नीचे लिखा। और आपको बताओ पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 ये आरएमएस वैल्यू होती है। इधर करंट की पीक वैल्यू बाय √2 है, तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो एवरेज का पावर का फॉर्मूला आया वी आर एम एस इंटू आर एम एस, या फिर अगर पीक वैल्यू की टर्म में लिखो तो वी नोट आई नोट बाई टू, या फिर आप इसको वी नोट बाई √2 इंटू आई नोट बाई √2। ये तीनों ही आपके फॉर्मूले बनते हैं एवरेज पावर के। इट मीन एक रेजिस्टेंस है वो पावर कंज्यूम करता है, और उसका फॉर्मूला हमें मिल गया। तो अभी हमारा जो पूरा डिस्कशन था वो रेजिस्टेंस का था। अब हम बात करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस नहीं, मेरे पास एक इंडक्टर है, ठीक है, एक सोलेनोइड है, उसको मैं एसी से कनेक्ट करूं तो क्या होगा, ये सारे रिजल्ट चेक करने हैं। लेकिन वही हमने जो इंडक्टर लिया, मैं वो प्योर इंडक्टर ले रहा हूं। प्योर इंडक्टर का मतलब हालांकि ये किसी वायर से बना है, लेकिन मैं उसके रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चल रहा हूं। और मैं ये भी इग्नोर करके चल रहा हूं कि ये कोई चार्ज भी स्टोर नहीं कर रहा, इसके पास सिर्फ एल है, इसके पास सिर्फ एल है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब आप देखो हमने क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई की, क्योंकि वोल्टेज हमें गिवन होगा, वी नोट साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई किया, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमें वही कैलकुलेट करना है। तो आपको ये भी पता है कि इंडक्टर पे जैसे ही वेरिएबल मतलब चेंजिंग वोल्टेज अप्लाई करें या चेंजिंग करंट अप्लाई करें, तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा। और इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है उसको हम वी एल से लिखेंगे। वी मीन्स वोल्टेज जो इंड्यूस हुई किसके अक्रॉस, एल के। एल मीन्स यहाँ पर बच्चों इंडक्टर का साइन है, कितना है फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एल डी आई बाई डी टी। एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस हमारे सोलेनोइड का। डी आई बाई डी टी क्या है, जिस टाइम उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जिसको बोलते हैं। अब देखो इतना वोल्टेज अप्लाई किया, ये इसके क्रॉस आया, तो सर्किट में दो ही चीजें हैं, किरचॉफ रूल लगा देते हैं। किरचॉफ के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग भाई वी माइनस वी एल, माइनस वी एल क्यों लिखा, क्योंकि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, दोनों का सम जो है वो जीरो आना चाहिए। और यहाँ से क्या आया, वी और वी एल इक्वल आ गया। वी हमारा कौन सा है बच्चों, ये जो हमने अप्लाई किया है ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। और वी एल क्या है, वोल्टेज जो किसके अक्रॉस है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं बच्चों, कंपेयर कर देते हैं। देखो यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म बहुत ही प्यारा आने वाला है, ध्यान से सुन लेना। तो v की वैल्यू वी नोट साइन ओमेगा टी है, एल डी आई बाई डी टी है। यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन से करंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरा मेन मकसद तो वही है। तो क्या मैं डी टी को इधर मल्टीप्लाई ले जाऊँ और एल भी डिवाइड कर दूँ, तो जो हमारे पास डी आई आएगा, आप जरा ध्यान से देखें, तो ये आ जाएगा वी नोट डिवाइड बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बच्चों ये डी आई आया, लेकिन डी आई नहीं चाहिए मुझे, करंट चाहिए। तो क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, ये बच्चों आपको आना चाहिए, बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन इधर डी आई का हुआ और इधर इंटीग्रेशन किसका हुआ, वी नोट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब डी आई का बन गया आई, कॉन्स्टेंट चीजें बाहर निकालनी होती है, वी नोट बाई एल बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। आपको पता है बच्चों कि जो हमारा साइन थीटा होता है, या जो साइन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का कोस एंगल, इसका ओमेगा टी है। और आपको ये भी पता है कि जो अंदर ये जो ओमेगा टी है इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो डिवाइड में आएगा। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होता है, वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में यही तो फॉर्मूला होता है, जो टीज है उसको इंटीग्रेट करो, उसके अंदर भी एक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करिए और नीचे ले जाओ। अच्छा अब मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले आया, वी नोट एज इट इज है, ओमेगा भी डिवाइड में चला गया इंटू एल, और यहाँ पर हमारे पास आ गया कोस इंटू ओमेगा इंटू टी। अब अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो बच्चों, तो ये जो टर्म है ना, माइनस के साइन को छोड़कर ये, तो इसके इधर कोस थीटा दिख रहा है आपको, कोस ओमेगा टी। कोस का कोई जो है यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक नंबर है, लेकिन इधर करंट है,
तो डायमेंशनली तभी करेक्ट होगा जब हमारा ये भी जो है करंट होना चाहिए। और अगर आपसे बोलूं भाई अगर मान लो कोस ओमेगा टी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी तुम पुट कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो 1 होता है। 1 जैसे पुट करेंगे करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं व्हेन कोस ओमेगा टी, अगर आपका बच्चों में 1 पुट कर दूं, ठीक है, माइनस का कोस ओमेगा टी की वैल्यू, ठीक है, 1 पुट कर देता हूं, तो आई हमारा हो जाएगा मैक्सिमम आई नोट, और कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी नोट बाई ओमेगा एल हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल्स टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था। तो यानी जब हमने इसको, मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसका यूज होगा बहुत ज़्यादा जब हमने एक प्योर इंडक्टर पे एसी वोल्टेज को अप्लाई किया। कितना एसी वोल्टेज है, वी नोट साइन ओमेगा टी, हमें इतना करंट मिला। ये तो ठीक है। अच्छा इसको देखो तो पता लग रहा है भाई माइनस इसमें आ रहा है, ओके, और कोस आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कोस जैसा होगा, वो भी नेगेटिव कोस वाला होगा। लेकिन जब मुझे कंपेयर करना होगा इन दोनों को तब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भाई वोल्टेज में तो साइन था, इसमें आ गया कोस, तो मुझे इसको करना पड़ेगा चेंज। तो अब मैं जो स्टेप कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है बच्चों वो वोल्टेज और करंट को कंपेयर करना है, इसलिए मैं अभी ये स्टेप करने वाला हूं, अदरवाइज कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मैंने इसको लिखा आई इज इक्वल्स टू माइनस आई। कोस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लस का रहता है। तो साइन आपका पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी एक्चुअल में थीटा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब माइनस का साइन साइन के अंदर लेके जाना हो तो क्या कर सकते हो, मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। आई इज इक्वल्स टू आई नोट, माइनस का साइन अंदर ले गया साइन के, तो बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बन गया इस तरह से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई कुछ इस तरह से। करंट जो आया वो आया आई नोट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अभी जो दूसरी इक्वेशन है ये यूजफुल तब होगी जब मुझे वोल्टेज और करंट को कंपेयर करना है तब, क्योंकि ये भी साइन की टर्म में है वो भी साइन की टर्म में, फेज डिफरेंस निकालना इजी हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का अपना इंपॉर्टेंस है, इक्वेशन नंबर 2 का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों ही सेम है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि माइनस कोस आपका साइन ओमेगा टी माइनस 90 ही तो होता है। को आई कैलकुलेट किया था, हमारे पास इक्वेशन आई आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था। एक और इक्वेशन भी थी, मैं उसको लिख देता हूँ, माइनस का आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन ठीक है, आपको पता है दोनों का क्या यूज है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट इसका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना मीन्स हमें इनके फेज को कंपेयर करना है। तो अगर आप आई और वी दोनों को देखें जरा, इसमें ओमेगा टी है, सर ये दोनों ही आई का है, वी का भी मैं लिख देता हूँ, वी का मुझे पता है वी नोट साइन ओमेगा टी। हम अप्लाई करते हैं इतना, ये तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, और करंट हम ऑब्टेन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो कि आया आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका फेज है बच्चों ये ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दोनों का डिफरेंस करो, फाई 1 में से फाई 2 माइनस करो, या आपसे बोलूँ ओमेगा टी में से माइनस किया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो आप इसको सोल्व करें, आपके पास प्लस का पाई बाय 2 आया। देखो मैंने v वाले में से i माइनस किया और प्लस का आया, मीन्स v आगे है, किससे, करंट से, कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। और ऐसे भी बोल सकते हो कि करंट पीछे है, लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2 एंगल फ्रॉम वोल्टेज। हम पाई बाय 2 जिसको 90 डिग्री या 1 क्वार्टर साइकिल भी बोलते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रेडियन, रेडियन ही तो यूनिट होता है इसका, या 1 क्वार्टर साइकिल। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब ग्राफिकली आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा कि इस लैगिंग का मीनिंग क्या है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ग्राफ की। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो इनका वेव टाइप ग्राफ बनता है उसकी बात करते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन मुझे पता है क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी। इसका नॉर्मल ग्राफ आपका साइन वाला बन गया, आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो। ठीक है, और मुझे करंट को रिप्रेजेंट करना है, तो भाई करंट की इक्वेशन क्या है, आपको याद होगा, वोल्टेज की इक्वेशन तो सिंपल है, वी नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट की दो इक्वेशन थी, मैंने कहा ग्राफ के लिए पहली इक्वेशन काफी है, कौन सी, माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। यहां से दिख रहा है कि ग्राफ में कोस आना चाहिए, यानी कोस का ग्राफ बनाना है, लेकिन नेगेटिव। बच्चों कोस का ग्राफ जनरली यहां से स्टार्ट होता है ऊपर से, ये वाला, लेकिन माइनस कोस है तो नीचे से स्टार्ट करो। देखो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर इसकी वैल्यू का क्या, तो मैंने कहा बच्चों जनरली हमेशा ध्यान रखना करंट की वैल्यू को वोल्टेज से थोड़ा कम दिखाना। अगर ये हमारी वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये हमारा वी नोट है, तो करंट इससे थोड़ा कम ही दिखा देना, तो ये हमारी करंट की पीक वैल्यू हुई आई नोट। तो इसका आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका बिल्कुल वैसा ही होगा। देखिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है,
बट एम्पलीट्यूड अलग है और फेज का डिफरेंस है। ये इसका ग्राफ बन गया। अब कंपेयर करते हैं थोड़ा सा कि इस ग्राफ से पता क्या लगा। देखो वोल्टेज की वैल्यू इस पर्टिकुलर टाइम पे जीरो है, लेकिन करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। वोल्टेज हमारा इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गया, लेकिन करंट हमारा डिक्रीज होके जीरो हो गया। वोल्टेज हमारा डिक्रीज होके जीरो हो गया, लेकिन करंट हमारा इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गया। वोल्टेज मैक्सिमम अगेन, करंट जीरो। दिस इज द मीनिंग ऑफ पाई बाय टू फेज डिफरेंस। इसका ये मतलब है, यानी अगर हमारा जो सर्किट है, हमारा जो इंडक्टर है, हम उसको जब एसी अप्लाई करते हैं तब जो एसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है और सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों सेम फेज में नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। हमने एक जगह याद होगा ये भी लिखा था, आई नोट को वी नोट बाई ओमेगा एल को आई नोट हमने लिखा था। उसका अलग ही तरीका भी बताया था कि ये मैक्सिमम करंट है या पीक वैल्यू है। अब मैं इसको तुम्हें नॉर्मल फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए बोलता हूँ। नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा? करंट का। चलिए कंपेयर कर ही लेते हैं। अब आपको पता है नॉर्मल फॉर्मूले में यहाँ होता है वोल्टेज, तो भाई हमारे पास भी तो यहाँ वोल्टेज है। यहाँ पर होता है करंट, हमारे पास यहाँ भी तो करंट है। लेकिन यहाँ होता है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज दिख रही है, ओमेगा इंटू एल। इसका मतलब ये जो ओमेगा इंटू एल है ये रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टेंस को तो सर हमने जीरो लिया था, आपको याद हो स्टार्टिंग में। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस आ गया भाई? ये वो रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर ने शो किया, कब? जब हमने उस पे एसी अप्लाई किया। तो मतलब एक इंडक्टर को जैसे ही मैं एसी करंट से जोड़ दूंगा तब उस इंडक्टर का एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके पास एक अलग ही रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो हमने इसका नाम रख दिया। हमने कहा भाई ये जो रेजिस्टेंस, जो स्पेशल रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ तभी आता है जब हम एक इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ते हैं। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका सिंबल होता है एक्स। ये नॉर्मल एक्स ही है और नीचे एल लिख देते हैं, एल फॉर इंडक्टर। The effective resistance offered by inductor to the flow of AC is known as इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल सिंबल है, फॉर्मूला इसका ओमेगा इंटू एल है। और चाहे तो बच्चों हम ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं, इंटू एल। अच्छा, इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, न्यू सिंपल फ्रिक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखे तो इसको 2 पाई बाई टी इंटू एल भी लिखा जा सकता है। ये तीनों फॉर्मूले बच्चों किसके हैं? आपके जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले हैं। अब इसके स्पेशल केस और ग्राफ दोनों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगर यूनिट पूछूं तो आपका सिंपल सा आंसर आना चाहिए सर, रेजिस्टेंस है तो यूनिट आपका ओम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि बच्चों एक इंडक्टर में मैं सिंपल डीसी करंट पास करूं तो क्या होगा? भाई डीसी करंट की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, आपको एक बात पता है। तो उसके लिए एक्सएल की वैल्यू निकालो। तो भाई इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ जीरो पुट करोगे तो एक्सएल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो आने का मतलब कि जब एक डीसी करंट फ्लो हो रहा होता है तब इसका रेजिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है, यानी इसको बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, चुपचाप करंट चला जाएगा। तो डीसी करंट जो है वो एकदम निकल जाएगा। डीसी करंट के लिए प्योर इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। लेकिन वही मैं एसी करंट अप्लाई करता हूं, अब उसी इंडक्टर पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया? एसी अप्लाई कर दिया। अब उसकी तो कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, और आप फॉर्मूले से देखो एक्सएल जो है वो ओमेगा के डायरेक्टली है या एक्सएल जो है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली है। अगर फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली है तो जितना ज़्यादा एसी का फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और जितना कम फ्रिक्वेंसी है उतना कम रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस क्रिएट तो हुआ, यानी उसको अपोजिशन देखनी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का एसी अंदर से जाएगा उतना ज़्यादा अपोजिशन ऑफर होगी, एंड वाइस वर्सा। इसी से ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर आप एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ बनाओ या एक्सएल और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाओ तो देखो भाई दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली है। तो जो ग्राफ है वो कैसा आएगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। अगर आपको याद हो रेजिस्टेंस के अंदर डिपेंडेंसी जीरो थी, वो डिपेंड नहीं करता था, तो पैरेलल आती थी, एकदम स्ट्रेट लाइन आती थी। लेकिन ये बीच में है हैविंग सम स्लोप। अच्छा, ये जो स्लोप है आपको किसकी वैल्यू दे देगा बच्चों? स्लोप आपको एल की वैल्यू दे देता है। इसकी इंडक्टेंस चाहिए तो इसकी स्लोप से निकाल सकते हैं। ओके, अब लास्ट पार्ट है एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए? इंडक्टर के लिए। तो आपको पता है वोल्टेज की वैल्यू मुझे लिखी वी नोट साइन ओमेगा टी, और इसके दो फॉर्मूले में कोई भी लिख सकता हूं, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा कोस ओमेगा टी वाला। थोड़ा सिंपल है, अदरवाइज दूसरा भी लिख सकते हो। अब पहले निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट की किसी इंस्टेंट की वैल्यू है। तो भाई दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वी नोट साइन ओमेगा टी भी पुट हो गया, और यहाँ पर मैंने पुट कर दिया माइनस का आई नोट कोस ओमेगा टी। ओके, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ बच्चों। वी नोट आई नोट मैं बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस लगाया तो हमारे पास बचा साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। तो आपको क्या कोई फॉर्मूला ऐसा पता है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकूँ? यस,
वी नो द फॉर्मूला। यहाँ इसको मैं ए बोलता हूँ तो ये भी ए लिखा जा सकता है। तो आपको याद हो 2 साइन ए कोस ए को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2a। अच्छा ए की जगह ओमेगा टी है बच्चों। अच्छा अगर यहाँ 2 नहीं है तो मैं इसका ये यहाँ डिवाइड में भी लिखे जा सकता हूँ। तो इस पूरी चीज को मैं लिख देता हूँ माइनस वी नोट आई नोट और यहाँ लिखा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाई। चलिए अब मुझे चाहिए एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू के लिए ये वाला साइन लगाते हैं। अब आपको वैल्यू पुट करनी है तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या है वैल्यू, माइनस का वी नोट आई नोट साइन ऑफ डबल ऑफ ओमेगा टी होल डिवाइड बाई 2 है। कांस्टेंट चीजें सब बाहर निकालो, माइनस का वी नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 बाहर आया। एवरेज वैल्यू किसकी बची, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी की। अब अगर ये एवरेज निकालना है तो वही पुराना इंटीग्रेशन का मेथड, लेकिन हमें नहीं करना वो काम, मुझे डायरेक्ट लिखना है भाई इस चीज की वैल्यू होती है 0। आप यहाँ लिख दीजिए फॉर कंप्लीट साइकिल जो एवरेज वैल्यू होती है किसकी, साइन ऑफ डबल ओमेगा टी, या सिंपल ओमेगा टी भी लिखा होता तो भी 3 टाइम्स लिखा होता तो भी ये वैल्यू आपकी आती है। सो हमारा जो एवरेज पावर आया वो 0 आया। तो हमारा जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार और एक 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही सफिशिएंट आंसर बन गया कि अगर मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट है मैं उसको इंडक्टर से जोड़ दूं तो एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज पावर 0 होती है, बिकॉज हाफ साइकिल में जितना ही वो एनर्जी देता है अदर हाफ साइकिल में उतना वापस ले लेता है। दैट्स वाई एवरेज पावर 0 आती है। ठीक है, ये 1 मार्क के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि डीसी इनपुट के लिए फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो उनके लिए एक्सेल 0 होता है। तो सोचो इस कंसेप्ट का क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ फिल्टर सर्किट्स में, क्योंकि एसी और डीसी को मुझे अलग अलग करना है तो मैं इंडक्टर का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इंडक्टर भी यही काम करता है। उसमें एसी जाए तो रेजिस्टेंस जो है उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, अगर वहीं डीसी जाता है तो भाई रेजिस्टेंस उसका 0 हो जाता है। तो यानी एसी और डीसी का जो है डिफ्रेंशिएशन हम इंडक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है छोटा सा, सोल्व कर लेते हैं, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेट है लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आपको याद हो, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ चीज। ये इंडक्टर हुआ करता है, इसका इंडक्टेंस एल है। आपको ये भी याद होगा कि भाई इंडक्टर के अगर ये जो बीच वाला रीजन है इसके अंदर अगर हम आयरन का कोर इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो बच्चों इससे क्या हो जाता है, इसका जो एल है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एल का फॉर्मूला हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था कोफिशिएंट का, इसका वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर म्यू आर टाइम होता है, कुछ इस तरह से फॉर्मूला था। तो एल इंक्रीज हो जाता है रोड इंक्रीज करते, ध्यान रखना। और अगर एल इंक्रीज होगा तो आपको पता है एक्स एल जो है बच्चों वो होता है ओमेगा इंटू एल, तो एक्स एल भी इंक्रीज हो जाएगा अल्टीमेटली। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक लाइट का बल्ब है, ये दिख रहा है, और एक ओपन कॉइल इंडिकेटर है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, दोनों को सीरीज में जोड़ रखा है। एक एसी बैटरी लगाई, सोचो कुछ वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, लेटर से वो V1 है, और बाकी बची वोल्टेज उसको मिल रही है, लेटर से V2 है, दोनों मिलके वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं। और बोलते हैं कि स्विच को ऑन कर रखा है, मतलब क्लोज कर रखा है, इसको जोड़ रखा है, और आयरन की रोड इसके अंदर इंसर्ट की। ठीक है, तो बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, और रीजन भी बताना है। पहले तो आपको आंसर बताना होगा क्या, चलिए चेक करते हैं। जैसे ही रोड को हमने इंसर्ट किया तो उससे क्या हुआ, जो हमारा सोलेनोइड है इसके अंदर एक कोर आ गया, जिसकी वजह से इसका एल जो है वो इंक्रीज हो गया, इंडक्टर का एल इंक्रीज हो गया। एल इंक्रीज होने से एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ने से अब यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है, यानी जितना वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप VL मैं लिखता हूँ वो बढ़ जाएगा। अगर भाई ये VL या इसको मैं V1 मैंने माना है, V1 बढ़ जाएगा। अब बैटरी जितना वोल्टेज दे रही है उसका ज्यादा पार्ट अब ये यूज करेगा, तो जो V2 है हमारा वो कम होगा, बेचारे उसको कम वोल्टेज मिलेगी। और अगर इस बल्ब को कम वोल्टेज मिलेगी तो इसका जो ब्राइटनेस है, इसका ये जो ग्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो बल्ब है उसका जो आप ग्लो देखोगे उसमें आपको डिक्रीज मिलेगा। ये आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आंसर आपका ये एक्सप्लेन भी कर रखा है, हम समझ सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन और है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कहा भाई एक प्योर इंडक्टर है, आपको उसके इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, इंडक्टेंस की वैल्यू सॉरी, एल जो है उसकी वैल्यू 25 मिली हेनरी मिली है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हेनरी के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा उसको सोर्स से जोड़ दिया जिसकी वोल्टेज 220 है। अब मुझे बताओ ये कौन सी वैल्यू गिवन है, एसी वाला है तो ये आपकी आरएमएस वैल्यू गिवन है बच्चों, कुछ ना दे रखा हो तो समझ आइएगा आरएमएस वैल्यू हमें गिवन है।
चलिए, फिर आपसे बोला फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपसे एक्सएल पूछा, तो फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल, या फिर 2 पाई इंटू सॉरी ओमेगा इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या इनमें से कुछ गिवन है? यस, लास्ट में आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ये सिंपल फ्रिक्वेंसी है, यानी इसकी वैल्यू, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू भी मुझे पता है 22/7 होती है, फ्रिक्वेंसी में 50 गिवन है, एल हमें गिवन है 25 इंटू -10⁻3। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 7.85 ओम। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है सॉल्व। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा आरएमएस वैल्यू बतानी है करंट की, वोल्टेज हमें आरएमएस दे रही है, यस, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला पता है। तो अगर हमारा वोल्टेज आरएमएस है तो करंट भी क्या होगा? आरएमएस। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहता है, तो करंट अगर आरएमएस चाहिए तो क्या करना है? वोल्टेज आरएमएस को डिवाइड करना पड़ेगा आर से। वोल्टेज आरएमएस 220 है, रेजिस्टेंस है 7.85। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 28 एम्पियर आंसर आ गया। ओके, ये आंसर दे रखा है, आप कंफर्म कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको कहा एक इंडक्टर है, उसकी कुछ वैल्यू गिवन है, देखो हेनरी में एल ही गिवन होता है, तो आपको क्वेश्चन में एल गिवन है कितना? 10/पाई इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके, उसको एक एसी सोर्स से जोड़ा, उसकी कुछ डिटेल दे रखी है, ये उसका वोल्टेज दे रखा है, यानी वी आर एम एस आपको गिवन है। आपको ये सिंपल फ्रिक्वेंसी भी दे दी 50 हर्ट्ज। पहला इम्पीडेंस पूछा, इम्पीडेंस का मतलब बच्चों रेजिस्टेंस का ही नाम इम्पीडेंस होता है, ठीक है, इसको आप रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो या रिएक्टेंस भी बोल सकते हो इस केस में, रिएक्टेंस। तो क्या होता है रेजिस्टेंस इसका? एक्सएल से लिखते हैं, ओमेगा इंटू एल है, ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू एल लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं। 2 इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 22/7 है, सॉरी पाई की वैल्यू है ये, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको 50 गिवन है, एल की वैल्यू आपको गिवन है 10/पाई इंटू 10⁻³ अब देखो ये पाई से ये पूरा पाई कैंसल, इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1 ओम। ओके, सेकंड पार्ट देखें, आई की आरएमएस वैल्यू है, तो बहुत इजी है यार। आई आरएमएस निकालना है तो क्या करो? वी आरएमएस को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। वी आरएमएस कितना है भाई? वी हमारा 50 है, ये हमारा 1 है, तो ये भी आपका क्या आया? 50 एम्पियर आया। चलिए थर्ड पार्ट में आपसे बोला आई नोट पीक वैल्यू। अरे हमें पता है आई आर एम एस जो होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होता है, तो पीक वैल्यू निकालना है, क्या करोगे? √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको? आई आर एम एस की वैल्यू को। √2 1.41 होता है, आई आर एम एस अभी भी निकाला 50, तो भाई आपका आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई दिस, या 50√2 भी लिख सकते हो आप। अब एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन इक्वेशन ऑफ करंट बोल दिया। अरे करंट का नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है? आपको पता है आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, कुछ ऐसा होता है ना। अब इंडक्टर की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको याद होगा, आई नोट तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, आई नोट कितना आया था बच्चों? 50√2 ही लिख देता मैं इसको, 50√2 साइन एज इट इज ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50, तो 100 आ जाएगा ना, तो 100 पाई या ओमेगा इंटू टी प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि हमने इंडक्टर में पढ़ा है वो वोल्टेज से π/2 पीछे होता है, तो एंगल हमें ऑलरेडी पता है π/2, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, तो ये कैसे लिखा मैंने आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये फाइनल लिखने का रीजन -π/2, क्योंकि इंडक्टर में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। ओके, ये आंसर दे रखा है, हम चेक कर सकते हैं। देन अब हमारा थर्ड पार्ट बचता है। थर्ड पार्ट मीन्स हम बात करेंगे क्या होगा जब हम एसी वोल्टेज को अप्लाई कर दे प्योर कैपेसिटर। अब पहला क्वेश्चन आता है प्योर कैपेसिटर का मतलब क्या है सर? अरे प्योर कैपेसिटर का मतलब ये है कि मैं उसका जो आर है उसको भी जीरो लेके चल रहा हूँ, एल भी जीरो लेके चल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कंसीडर करूंगा कि भाई इसके पास सिर्फ सी है, कैपेसिटेंस है, हमने वोल्टेज से जोड़ दिया इसको। अब वही सेम कहानी, हमने माना कि जो वोल्टेज अप्लाई है वो है वी नोट साइन ओमेगा टी, हमने ये मान लिया। अब यही वोल्टेज तो यहाँ ड्रॉप होगी, और कैपेसिटर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो होती है चार्ज बाय कैपेसिटेंस Q/C। तो कूलम्स लॉ आपका किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएं, लूप रूल, तो लूप में दो ही तो चीजें हैं, तो वोल्टेज जितना हमने अप्लाई किया माइनस कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर का माइनस क्यों लिया? लेट अस से करंट किसी इंस्टेंट पे इधर जा रहा है, ये प्लस का प्लेट या माइनस, तो अगर मैं लूप में इसी डायरेक्शन में जाऊंगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में, तो प्लस से माइनस प्लेट जाता हूं तो डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस लगाया। अगर आप इससे अवॉइड करना चाहते हो तो सिंपल देखो यार, दोनों ये वोल्टेज इसको ही तो मिलेगा, इस v को Q/C से इक्वेट कर दो, तो v इज इक्वल्स टू VC, VC मीन्स कैपेसिटर को मिलने वाला वोल्टेज। ठीक है, अब v की वैल्यू है वी नोट साइन ओमेगा टी, और vc की वैल्यू है Q/C। अब यहाँ से मैं आपसे सबसे पहले पूछूं बच्चों, मुझे निकालना क्या है? बोलोगे सर करंट निकालना है। बोलोगे यहाँ पर तो सर करंट का कोई सिंबल ही नहीं है, अरे चार्ज तो दिख रहा है, तो मैं Q को लिख सकता हूँ वी नोट मल्टीप्लाई बाई सी इंटू साइन ओमेगा टी। यस सर, आप लिख सकते हो इस तरह से बिल्कुल।
अब ऐसा लिखने से हुआ क्या, हुआ ये कि मैं इसको फर्दर थोड़ा सोल्व कर सकता हूँ। कैसे, क्या मैं अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो होगा क्या, ये बन जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पर भी डी बाई डी टी करना है बच्चों किसका, वी नोट इंटू सी इंटू साइन ओमेगा इंटू टी का। ओके, ये बन गया करंट आई, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है वी नोट बाहर, सी बाहर, डी बाई डी टी किसका बचा, साइन ओमेगा टी का। और आपको शायद डिफरेंशिएशन करना आता होगा, भाई आता आता ही होगा ना। तो वी नोट इंटू सी, साइन का बनता है बच्चों कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो आएगा ओमेगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता था, यहाँ मल्टीप्लाई में आया। अच्छा, ये ओमेगा कुछ बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरे एंगल के साथ मल्टीप्लाई है कोस ओमेगा टी के साथ, तो ओमेगा को मैं बाहर ही ले जाता हूँ, वी नोट इंटू ओमेगा इंटू सी इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। मैं थोड़ा सा इसको सही कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ वी नोट डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी, ये हमारा आई बन गया। अब यहाँ पर वही छोटी सी कहानी जो हर बार हम कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों कि कोस ओमेगा टी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है 1, तो अगर मैं 1 पुट कर दूं तो जो करंट है हमारा वो हो जाएगा मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा बच्चों उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर इसमें पुट कर दो, तो वी नोट डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी, यहाँ पर 1 पुट कर दें तो इतना ही आ जाएगा। तो यानी ये जो चीज़ है हमारी, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं अगर इसको लिखूं तो I इज इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी। चलिए, हमारे पास पहली इक्वेशन बन चुकी है, यानी जब हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एसी से, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वी नोट साइन ओमेगा टी, तो बदले में करंट मिलता है आई नोट कोस ओमेगा टी। अब आप बोलेंगे सर इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक है, अब क्या इसको फर्दर सोल्व करना है, तो भाई फिर से अगर मुझे जब इसको कंपेयर करना होगा बच्चों किसके साथ, अगर मुझे इसको कंपेयर करना है वोल्टेज के साथ, फेज डिफरेंस निकालने के लिए, तो साइन का बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 नाम दे देता हूँ, उसको 2 नाम दे दूंगा। देखो आई एज इट इज लिखा, आई नोट एज इट इज लिखा, क्या कोस को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और प्लस में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई बच्चों किसकी टर्म में, साइन की टर्म में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। क्यों लिखा, मैंने तुम्हें बताया कंपैरिजन में यूज होगा, अदरवाइज ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन 1 ही काफी है। ओके, करंट हमें इतना मिला, ओके, जिसको हमने एक और तरीके से लिखा था, आई इज इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी लिखा था। अच्छा, वोल्टेज की क्या इक्वेशन थी बताना जरा, वोल्टेज की है वी नोट साइन ओमेगा टी, करंट की है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस बाई पाई बाई 2। अब भाई फेज डिफरेंस निकालते हैं, इसका फेज ये है, ये हमारा फाई 1 का वैल्यू है, इसका फेज ये है बच्चे, ये हमारा फाई 2 का वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस करते हैं फाई 1 माइनस फाई 2 का, तो ओमेगा टी में से माइनस किया मैंने ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आप बताओ क्या हमारे पास ये माइनस पाई बाई 2 आया। माइनस पाई बाई 2 आने का मतलब क्या है कि भाई इस बार वोल्टेज जो है वो पीछे है, करंट आगे है। देखो करंट वाली इक्वेशन में प्लस दिखा यहाँ पर है ना, तो मैं बोल सकता हूँ करंट पाई बाई 2 फेज से आगे चल रहा है और वोल्टेज पाई बाई 2 फेज से पीछे चल रही है, तो लिखूंगा वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाई 2 रेडियन एंगल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि करंट जो है वो आगे चल रहा है, मूविंग अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाई 2, और पाई बाई 2 मतलब एक क्वार्टर साइकिल का मतलब। ग्राफ से पता लग जाएगा आपको थोड़ा और। चलिए ग्राफ की बात करते हैं, पहले नॉर्मल ग्राफ, इस एक्सिस पे v, इस पे v और i दोनों में से कुछ भी दिखाना है। वोल्टेज का आपको पता है नॉर्मल हम ग्राफ बना लेते हैं v का, जो कि होता है v नोट साइन ओमेगा t, तो ये हमने बना लिया। अब इसी ग्राफ में मुझे दूसरा करंट भी दिखाना है। अब करंट की इक्वेशन मैं लिखता हूँ, देखो वोल्टेज की इक्वेशन तो थी v नोट साइन ओमेगा t, करंट की इक्वेशन क्या थी, वो थी i नोट कोस ओमेगा t, तो यानी करंट का ग्राफ कोस वाला होना चाहिए। अब कोस और देखो प्लस है तो प्लस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, और मैंने हमेशा कहा है कि करंट की वैल्यू वोल्टेज से थोड़ी कम रखना, तो देखो ग्राफ थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट किया। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो बच्चों ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये हमने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया, करंट को, यानी आई नोट कोस ओमेगा टी को। अब उस पाई बाई 2 फेज डिफरेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भाई देख जब हमारा वोल्टेज जीरो है तब करंट हमारा मैक्सिमम होगा, जब हमारा वोल्टेज इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो गया तब हमारा करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज हमारा डिक्रीज होकर जीरो हो गया, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमा मिनिमा जीरो नहीं मिलेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस।
अब फिर वही हम इसका रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। हमने आई नोट लिखा था किसको, वी नोट बाई 1/ω_c। ये 1/ω_c क्यों लिखा, डायरेक्ट ऊपर लिख दो, इसको कंपेयर करना है हमें इसके साथ। देखो यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, यहाँ करंट, यहाँ करंट, लेकिन यहाँ होता है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है बच्चों, वो किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस कौन सा, जब एक कैपेसिटर को तुम एसी से कनेक्ट करते हो तब वो कैपेसिटर भी अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। इंपीडेंस भी नाम है एक, लेकिन मेन नाम है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिंबल है इसका एक्स। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, 1/ω/c या 1/2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी। ये दोनों ही क्या है बच्चों, इसके फॉर्मूले हैं। हाँ, चाहो तो फ्रिक्वेंसी को 1/t लिख सकते हो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। अब फिर से इसके स्पेशल केस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, अगर तुम एक कैपेसिटर में डीसी पास करो तो डीसी की तो फ्रिक्वेंसी कुछ होती नहीं है। तो अगर मैं एक्सी निकालता हूं तो 1/2 इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 इंटू सी, 1/0 बच्चों क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो गया। यानी जब एक डीसी करंट जो है एक कैपेसिटर से पास होने वाला होता है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब वो करंट को पास ही नहीं होने देगा। इसका मतलब कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक कर देगा डीसी को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूफ करना भी आ जाए कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, तो आप ये मैथमेटिकली बता दो। और वहीं एसी के साथ ऐसा नहीं होता। एसी अगर देखो तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम रेजिस्टेंस, यानी उतना इजीली करंट पास हो जाएगा। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी जो होगी उतना जो है उसका एक्ससी जो है बच्चों वो ज्यादा होगा, वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। वहीं ग्राफ की बात करें तो आप देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए ग्राफ। तो इन्वर्सली का ग्राफ कुछ इस तरह से बना दीजिए। ये बन गया इसका ग्राफ। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डीसी जो अगर हम इनपुट देते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपको पता है 0 है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी 0 होगी। तो उसके लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, दैट्स वाई ये उसको ब्लॉक करता है। ओके, देन हम बात करते हैं एवरेज पावर। वोल्टेज आपको पता है किसी इंस्टेंट पे थी वी नोट साइन ओमेगा टी। करंट जो था वो हमारे पास था आई नोट कोस ओमेगा टी, है ना, ऐसे तो था। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालूं तो दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ, वी नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ आई नोट कोस ओमेगा टी। दोनों का मल्टीप्लाई करें बच्चों, वी नोट आई नोट बाहर आया, हमारे पास क्या बचा, साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला मैंने याद करवाया था कि हम साइन 2 ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 2 sin ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। यहाँ से अगर बच्चों मैं यहाँ से 2 हटाऊं तो ये 2 यहाँ डिवाइड में ला सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वी नोट आई नोट 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको लिख देता हूँ साइन ऑफ डबल ओमेगा टी। अब मुझे एवरेज चाहिए कंप्लीट साइकिल के लिए, तो पी का एवरेज करते हैं। एवरेज किसका, वी नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ डबल ऑफ एंगल ओमेगा टी। कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर आई, देखो वी नोट और आई नोट दोनों बाहर आया, 2 बाहर आया, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी ये आया। सो ये है वी नोट आई नोट डिवाइड बाई 2, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 होता है हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो यहाँ लिख देना फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो एवरेज पावर आई वो आई 0। अब एवरेज पावर 0 आने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि भाई जब आप क्या करते हो, सर्किट को, कैपेसिटर को जब हम एक एसी से कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना वो एनर्जी यूज करता है उतना वो नेक्स्ट हाफ साइकिल में रिटर्न कर देता है। दैट्स वाई कंप्लीट साइकिल की एवरेज पावर 0 आती है। अगेन यहाँ पर आपसे मैं कहना चाहूँगा ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। तो हमने इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया है। अब हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखो मुझे पावर की वैल्यू बताओ। एवरेज पावर जो है वो 0 कब आ रही थी, और 2 केसेस में 0 आ रही थी, और एक केस में क्या आ रही थी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये जो वैल्यू आ रही थी ये किसके लिए आ रही थी, ये आ रही थी आपकी बच्चों इंडक्टर के लिए, एल के लिए, और ये वैल्यू भी किसके लिए थी, कैपेसिटर के लिए, और ये वैल्यू किसके लिए थी, ये सिर्फ रजिस्टर आर के लिए थी। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और है। एक लैंप है जिसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है कैपेसिटर के साथ। ओके, हमें ऑब्जर्वेशन बताना है कि डीसी करंट पास करें और एसी पास करें तो क्या होगा। दोनों ही केसेस को हमें बताना है, और हमें ये भी बताना है कि किस केस में जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है सी डिक्रीज होगा, वो हमें बताना है।
तो चलिए हम समझते हैं कि बच्चों ये एक कैपेसिटर है और हमारे पास ये एक लैंप मान लेते हैं और हमें इसको सप्लाई से कनेक्ट करना है। एक बार एसी लगाना है, एक बार डीसी लगाना है। दोनों केसेस को समझते हैं। जो लेट अस से मैंने इसको डीसी से कनेक्ट किया, आपने यहाँ डीसी कनेक्ट किया, तो जैसे ही डीसी को कनेक्ट करेंगे तो पहले ये जो कैपेसिटर है ये क्या होना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट चार्जिंग, चार्ज होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही ये क्या हो जाएगा बच्चों, फुली चार्ज हो जाएगा, तब इसमें से करंट नहीं जाएगा, ये क्या कर देता है, आई को ब्लो कर देगा। रीजन आप ब्लोकेज का बता सकते हो कि भाई फ्रिक्वेंसी जीरो है तो उस टाइम पे इसका जो एक्स सी है बच्चों वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये ब्लो कर देता है। ठीक है। अब दूसरा केस, जब हम इसको एसी से कनेक्ट करते हैं, एसी से कनेक्ट करते हैं तो आपको एसी की फ्रिक्वेंसी का आइडिया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमें पता है एक्स सी जो है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रिक्वेंसी के। अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का करंट जाएगा तो एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर एक्सी की वैल्यू यानी इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो जाएगा, और बदले में जो लैंप है, लैंप को मिलने वाला जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, जिससे वो ज़्यादा ब्राइट होगा या ग्लो करेगा, ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगा। एंड वाइस वर्सा, इसका बिल्कुल उल्टा, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर, फ्रिक्वेंसी को कम कर दें तो एक्सी हमारा बढ़ जाएगा, जिससे हमारा वीसी जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे बाकी बचा हुआ वोल्टेज जो लैंप को मिलेगा वो कम होगा, एंड उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, लेस ब्राइट होगा। ये जो मैंने आपको बताया ये तो फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे बताया, लेकिन आपसे तो पूछा सी के बेसिस पे बताओ, कैपेसिटेंस के बेसिस पे बताओ। अब सी के बेसिस में बताना है तो आपको पता है बच्चों एक्स सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा इंटू सी है, तो जो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है वही सी का रिलेशन है। तो आप बोल सकते हो कि सी के भी तो ये इन्वर्सली है, तो आप एक और चीज ऐड करो कि सी को बढ़ाने से भी यही सेम रिजल्ट आएगा और सी को कम करने से भी यही सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो कैपेसिटर्स को अगर मैं रिड्यूस करूं, क्योंकि इसने बोला कि रिड्यूस करें तो क्या होगा, रिड्यूस करेंगे तो एक्स सी बढ़ जाएगा, जिससे वी सी बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटर ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, बेचारे बल्ब को या लैंप को कम मिलेगी, वो कम ब्राइट होगा, उसकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल बुक में दे रखा है। आपसे बोला कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है सी, और देखिए जनरली माइक्रोफेराड में है तो 10⁻⁻6 यूज करना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं। वोल्टेज गिवन है और आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है, और ये आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज की। फर्स्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है, यानी आपको एक्स सी बताना है बच्चों। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है जिसको हम एक्स सी बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स सी का, भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ओमेगा इंटू सी, और ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी। आपको 2 तो पता है कितना होता है, इसकी वैल्यू 3.14, फ्रिक्वेंसी आपके पास 50 है और इसकी वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। इसको जी हम सोल्व कर सकते हैं तो ये आपका ऑलमोस्ट आएगा 212 ओम। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट। फिर आपसे बोला करंट की आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों बताओ। चलिए बता देते हैं बी पार्ट में। तो करंट की पूछा भाई, वोल्टेज की नहीं पूछा, ध्यान रखना। तो अगर मुझे करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए तो मैं वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 220 है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 212 से, तो ये आपका 1.0 एम्पियर आ जाएगा। और अगर मुझे इसकी पीक वैल्यू चाहिए तो पीक वैल्यू और आरएमएस का रिलेशन है, क्या करो √2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, आरएमएस को। और √2 कितना होता है बच्चों, 1.41 मल्टीप्लाई बाई 1.04, ये आपके पास आ जाएगा 1.47 एम्पियर। अच्छा, सी पार्ट में एक चीज और बोल रहे हैं, सी मतलब लिखा तो नहीं, इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। तो पहले तो मैं एक्सी को देखूं तो बच्चों एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी है, या 1/2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी है। तो आप देखो एक्सी जो है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रिक्वेंसी को मैं अगर करता हूं बच्चों डबल तो एक्सी हो जाता है हाफ। ठीक है, पहला ये यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाता है। फिर बाद में करंट पे पूछा, तो सोचो अगर ये जो एक्सी अगर कम हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हम देखें कम हो जाता है, तो यहाँ पर बच्चों रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होती करंट बढ़ जाएगा। तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस सेम वोल्टेज पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई अगर आप सिंपल देखो V इज आई आर है, तो अगर हम बात करें कि वोल्टेज हम सेम लगा रहे हैं, ये हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो I और R तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये रेजिस्टेंस ही तो है XC हमारा, एक तरह से। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही तो है, देखो 212 हमने लिखा, आप इसको चाहे XC से रिप्रेजेंट कर दो बच्चों, तो हमारा करंट डबल हो जाएगा। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, चेक कर सकते हैं आंसर्स को।
अब तीनों को हम एक ही ग्राफ में दिखाते हैं। अगर इस ग्राफ पे मैं रेजिस्टेंस भी इंडिकेट करूं, मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस भी शो करूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी शो करूं, इधर हम फ्रीक्वेंसी को दिखाएं, चाहे ओमेगा दिखाओ चाहे फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल दिखाओ, दोनों ही सेम चीज़ है। तो पहले मैं आर के लिए ग्राफ बनाता हूँ। तो शायद आपको पता होगा आर का जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू किसके, फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस। तो इसका ये बन गया, ठीक है। ये किसके लिए बन गया, ये बन गया आर के लिए, रजिस्टर के लिए। एक्सएल की बात करें, ठीक है, आर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फिर हम बात करते हैं एक्सएल, इंडक्टर का जो था आपको याद होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपके पास बनता है। तो इस तरह से ग्राफ बन गया। ये ग्राफ जो बना किसके लिए बना बच्चों, ये बना हमारा एक्सएल के लिए, या मैं इसको बोलूँ तो ये इंडक्टर के लिए बना, इंडक्टर के लिए। और ये किसके लिए बना बच्चों, रजिस्टर के लिए बना। सेम ग्राफ में मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मुझे अब दिखाना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का अगर आपको पता होगा तो कैपेसिटर का एक्सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसका जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा जो बना ये बना कैपेसिटर के लिए। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है, ये शायद वो पॉइंट है जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर हो जाती है, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं ना, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है। बाद में हम पढ़ेंगे इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। हाँ, इसका अपना यूज है, वो डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों ग्राफ इंडक्टर और कैपेसिटर के मिलते हैं, यानी एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर होती है, तो वो आपका रेजोनेंस वाला पॉइंट होता है। ससेप्टेंस, देखिए हमने रिएक्टेंस पढ़ा, क्या पढ़ा हमने बच्चों, रिएक्टेंस पढ़ा। रिएक्टेंस हमने दो केसेस में पढ़ा, हमने इंडक्टर के केस में भी पढ़ा जिसको हम एक्स एल लिखते हैं, और हमने कैपेसिटर के केस में भी पढ़ा जिसको हम एक्स सी से लिखते हैं। जनरली हम एक वर्ड रेजिस्टेंस भी वर्ड यूज करते हैं और एक इम्पीडेंस वर्ड भी यूज कर लेते हैं। देखो, इम्पीडेंस वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी भी सर्किट में आर एल सी कुछ भी लगा हो और मैं उसको एसी से जोड़ दूं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना बच्चों, उसको हम इम्पीडेंस नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इम्पीडेंस का अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट फ्लो एसी। तो जब एक सर्किट में एसी फ्लो होता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है उसको इंपीडेंस बोलते हैं। हाँ, इनको भी बोल सकते हैं। तो बच्चों इनका जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ जो रिएक्टेंस है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, ससेप्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन एनसीईआरटी में हो सकता है लाइन पढ़ो आपको ये टर्म मिले। तो व्हाट इज ससेप्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। अब इसके नाम के आगे अगर बोल दें व्हाट इज इंडक्टिव ससेप्टेंस, तो समझ लो इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल। और आपसे बोल दे भाई कैपेसिटिव ससेप्टेंट क्या है आपकी, या आपको बोल दे कैपेसिटिव या कैपेसिटर की ससेप्टेंस कितनी है, तो भाई एक्सी का रिवर्स कर देंगे। तो हम इनके अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेते हैं। अब जल्दी से इनका एक रिकैप कर लेते हैं, हालांकि हमने इनको इंडिविजुअल पढ़ लिया, इसकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक रिकैप देखना चाहें तो देखिए हमारे पास तीन मेन सर्किट होते हैं। हम इंडिविजुअली आर को पढ़ते हैं, हम इंडिविजुअली एल को पढ़ते हैं और सी को पढ़ते हैं। तीनों को एसी से जोड़ रहे हैं हम। सब में वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो यही करते हैं, वी नोट साइन ओमेगा टी, तीनों में यही करते हैं। जब हम रजिस्टर को पढ़ रहे थे तो हमें करंट इतना ऑब्टेन होता था आई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें मिलता था आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और इसमें मिलता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यानी कहीं ना कहीं इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है 90 डिग्री से और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है 90 डिग्री के एंगल से। इसमें पीक करंट यानी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलती है वो वी नोट बाय आर होती है। इसमें जो होती है बच्चों वो वी नोट बाय एक्स एल होती है, जो हम ओमेगा एल लिखते हैं। और यहाँ पर होता है वी नोट बाय आपका एक्स सी, जिसको एक्स सी को हम 1 बाय ओमेगा सी लिख सकते हैं। इम्पीडेंस अगर आपको याद होगा जनरली हम इसको आर से ही लिख देते हैं रेजिस्टेंस से, क्योंकि इसमें कोई अलग चीज नहीं होती, लेकिन इसमें हम एक्सएल से लिखते हैं जिसकी वैल्यू ओमेगा इंटू एल होती है। चाहो तो आप बच्चों ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई फ्रिक्वेंसी इंटू एल लिख सकते हैं। और वहीं पे एक्स सी हमने डिफाइन कर रखा है 1 बाय ओमेगा सी या फिर 1 बाय 2 पाई सिंपल फ्रिक्वेंसी इंटू सी।
हमने रेजिस्टेंस वाला ये हो गया। देखिए इसमें हम सिंपली आर ही बोलते हैं, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसमें हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। फेज डिफरेंस इसमें होता ही नहीं है, इसमें होता है प्लस पाई बाई टू, मीन्स वोल्टेज आगे है करंट से इतने एंगल से, वोल्टेज इस पे पीछे होती है एंगल से, सॉरी करंट से, इसलिए इसको माइनस पाई बाई टू लिखा। फेजर डायग्राम में याद हो तो दोनों एक ही लाइन पे दिखा रखा था, यहाँ दोनों पैरेलल दिखाने का मतलब सेम ही लाइन पे थे, और इस पे इन दोनों के बीच में आप देखो तो 90 डिग्री का एंगल है, करंट से वोल्टेज आगे है तो ऊपर की तरफ दिखाना है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं, और करंट से इसको नीचे दिखाया क्योंकि भाई नेगेटिव है ना, इससे पीछे चल रहा है तो इसलिए यहाँ दिखाया। हमने रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखा था, अकेले आर का ये था, इसका ये था, और इसका नेगेटिव में इसलिए दिखाया बच्चों बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ को नीचे दिखा सकते हो, अगर अदरवाइज आप ऊपर भी दिखा सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनवर्सली का दिखाना है, आप एक्सी की वैल्यू ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हो। हाँ, इसमें यूनिट की बात करें बच्चों तो यूनिट जो है रेजिस्टेंस का ओम है, इसमें भी ओम है, इसमें भी ओम है, और इनका अगर रेसिप्रोकल करें तो आपको पता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस हम बोलते हैं जिसको, और यहाँ पर इसका जो रेसिप्रोकल है हमने उसको ससेप्टेंस बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इधर इंडक्टिव ससेप्टेंस, इधर कैपेसिटिव ससेप्टेंस। फिर अगर हम बात करें कि एसी अप्लाई करें डीसी अप्लाई करें तो क्या होगा भाई, हमारे आर के अंदर तो भाई एसी अप्लाई करो डीसी अप्लाई करो सेम बिहेव करता है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन एल थोड़ा स्पेशल है भाई, जैसे ही तुम इसके अंदर क्या करते हो डीसी पास करते हो तो इसका एक्सेल होता ही नहीं, डीसी को चुपचाप जाने देता है, लेकिन वहीं एसी आएगा तो उसके लिए अपना कुछ एक्सेल क्रिएट कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इधर आपको पता है कैपेसिटर साहब जी जो है वो डीसी को ब्लॉक करते हैं लेकिन एसी को इजिली पास कर देते हैं। ओम्स लो यहाँ पर v इज इक्वल टू आई आर यहाँ लगेगा, यहाँ पर भी v इज इक्वल टू आई आर है, आर की जगह बस एक्सेल लिख देंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एक्सेल बोल रहे हैं, और वोल्टेज को वी एल लिख देंगे, इसी तरह से इसकी वोल्टेज को वीसी लिख देंगे, रेजिस्टेंस की जगह एक्सी लिख देंगे, यानी ओम्स लो लगाना है इनमें। तो बच्चों इस तरह से आपका जो है ये पार्ट कंप्लीट होता है। हमने इंडिविजुअली पढ़ा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि एक सिंगल सर्किट में तीनों ही चीज लगी हो, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो क्या होगा, वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा। तो यही जो 4-5 फैक्टर हमने इनके इंडिविजुअली पढ़े वो हम उसके कंबाइन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत,